टॉर्क क्या है? व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क का सिंपल एक्सप्लेनेशन है, सिंपल मतलब हो सकता है रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, फोर्स के द्वारा जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है उसी को टॉर्क बोलते हैं। मतलब इसका समझ में देखो क्या है, मतलब इसका रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय टॉर्क, इसका मतलब प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, इसका मतलब क्या है देख ले। जैसे मान लो कि एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड को एक हिस्से को मैं फिक्स कर दिया यहाँ पर, लेकिन इस तरह से फिक्स किया है ना कि यहाँ पर इसके अबाउट ये रॉड जो है वो इस तरीके से रोटेट कर सकता है। तो अगर इस रॉड पर एक फोर्स ऐसे लगाया जाए, एफ नाम का फोर्स, क्या लगता है रॉड रोटेट करेगा या नहीं करेगा? क्या लगता है? घूमेगा रॉड? हाँ सर। डेफिनेटली घूमेगा। अब देखो मैं क्या किया, जिस पॉइंट, इसको बोलते हैं जिस पॉइंट को फिक्स किया जाता है ना, उसी से पास करता हुआ एक एक्सिस एज्यूम कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये तो फिक्स पॉइंट है या फिर इसको एक्सिस ही बोला जाता है। अब सोच लो, याद रखना हमेशा, कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने के लिए कोई जरूरी है कि वो, जैसे ये पेन है, ये पेन है अगर, और ये पेन रोटेट कर रहा है, तो कोई जरूरी है कि ये पेन जो है वो इसी पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट कर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है इस पॉइंट के अबाउट ये पूरा रोटेट कर रहा हो। तो अलग अलग पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो सकता है, समझे कुछ? एक और एग्जांपल दिखाए थे तुम लोग को। जैसे अगर डिस्क की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो एक डिस्क लिया मैं, ये एक डिस्क लिया, तो डिस्क कैसे कैसे रोटेट कर सकता है? या तो इस एक्सिस, अगर इस एक्सिस को फिक्स कर दूं, इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है डिस्क, या फिर ऐसा संभव है यही जो डिस्क लिया मैं, इस डिस्क में मैं इसको एक्सिस मान लूं, तो इसको एक्सिस मान लूंगा तो इसके अबाउट ऐसे रोटेट करेगा ये डिस्क इस तरीके से। समझ में आ रही बात? रोटेशन का अलग अलग पैटर्न हो सकता है। जब भी टॉर्क निकालना होगा तो एक बात तो आपको पहले से पता होनी चाहिए किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं। मतलब कौन सा ऐसा फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट टॉर्क निकालना चाह रहे हैं, जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, उस फिक्स पॉइंट को निकालना पड़ेगा। सबसे एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बिना वो फिक्स पॉइंट, बिना उस इंपॉर्टेंट पॉइंट के जाने हुए आप टॉर्क निकाल नहीं सकते। मतलब कहने का मतलब है कि टू फाइंड टॉर्क there should be a fixed point, एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए। टॉर्क निकालने के लिए एक फिक्स पॉइंट होना ही चाहिए, कोई दिक्कत? अब देखो, फिक्स पॉइंट होना ही चाहिए टॉर्क निकालने के लिए, सही बात है। यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट यही है, इसको मैं ओ नाम दे रहा हूँ। अब देखो, इस पॉइंट पर जहां पर फोर्स लग रहा है इसको नाम दिया जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसको नाम दिया जाता है। और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां से यहां तक, देखना कहां से पॉइंट, फिक्स पॉइंट जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट को या सिस्टम को रोटेट करवाना चाहते हैं, उस पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को मिलाने वाला लाइन, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को मिलाने वाला लाइन दिख रहा है सबको? ड्रॉ कर रहा हूं जो मैं, इस लाइन को आर बोलते हैं। और इसकी अगर मैं इसे इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता दूं, मतलब मैं कहूं कि ये असल में आर वेक्टर जो है वो असल में है क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका?
point of application of force from fixed point या with respect to fixed point. फिक्स्ड पॉइंट जिसके अबाउट रोटेट टॉर्क निकालना चाहते हैं उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट फिक्स्ड पॉइंट जिसके अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हैं। ये इस बात का ख्याल रखना, ये आर वेक्टर असल में यही चीज है। चलो ठीक है, पता चल गया। आर वेक्टर अगर इसके डायरेक्शन की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका डायरेक्शन होगा इधर की तरफ, ये हो गया आर वेक्टर। अब बताओ तो ये जो रोटेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या लगता है? रोटेशन जब कर रहा होगा ये रॉड तो रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा? इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, समझे? इसको कहीं कहीं ऐसे भी दिखाते हैं क्रॉस, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इसको कहीं कहीं डॉट से भी दिखाते हैं। तो बताओ तो यहाँ पर जो रॉड है वो रोटेट कैसे करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्या लग रहा है तुम्हें? डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ये जो रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया गया वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया? कौन प्रोड्यूस किया? फोर्स प्रोड्यूस किया, डेफिनेटली फोर्स प्रोड्यूस किया। रोटेशन कौन करवाया? फोर्स ही करवाया। तो ये जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस किया गया फोर्स के द्वारा, उसे ही तो टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला दिया जाता है ना वो ये दिया है, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड में लिखूं तो आर एफ साइन थीटा। अब ये है साइन थीटा क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखो थीटा क्या है, टॉर्क और आर वेक्टर के बीच का एंगल। आर वेक्टर यही था ना, ये ना आर वेक्टर था तुम्हारा। और फोर्स की बात करें हम तो फोर्स को थोड़ा सा अगर आगे में बढ़ाती तो यही थीटा एंगल था, यही थीटा एंगल था। समझ में आ रही बात? तो कुल मिलाकर के सिचुएशन कुछ ऐसा है कि अगर ये फोर्स, अच्छा एक चीज और, ये जो है ना, ये जो फोर्स का जो ये लाइन है, इस फोर्स जिस लाइन के अलॉन्ग काम कर रहा है ना, इसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। ये था फोर्स और ये था आर वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो टॉर्क बराबर लिखते हैं हम लोग सीधा सीधा आर क्रॉस एफ, या टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम लोग आर एफ साइन थीटा। ठीक है, और भी कुछ विशेष बात है लेकिन सबसे पहले इसका यूनिट देख लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए इसका? न्यूटन मीटर, सेम एज वर्क के जैसा ही है। वर्क बराबर होता था ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये वर्क जैसा ही है लेकिन ये टॉर्क है, समझे कुछ? लेकिन इसलिए इसको जूल ना लिख करके न्यूटन मीटर लिखा जाता है, समझे कुछ? जूल ना लिख करके न्यूटन मीटर लिखा जाता है, ऐसा ही। उसमें सर डॉट प्रोडक्ट सही बात बोल रहे। वर्क में डॉट प्रोडक्ट होता था, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट। एक सवाल करके देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो कि एक टेबल है और उस पे एक कील लगा हुआ है और कील से एक रॉड जुड़ा हुआ। रॉड का लेंथ है L और L दिया हुआ है आपको 2 मीटर। इस पर लग रहा है एक फोर्स, यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पर लग रहा है फोर्स, और ये जो दिया हुआ है लंबाई यहाँ से यहाँ तक, वो 0 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आपको 0.5 न्यूटन, और ये 10 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, और एंगल जो दिया हुआ है उस एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल मान लो दिया हुआ है 30 डिग्री, किसके किसके बीच में? डेफिनेटली आर और एफ के बीच का एंगल होगा वहां पर। ये 30 डिग्री दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ना 30 डिग्री? अब तुम्हें बताना है कि टॉर्क क्या होगा इस पॉइंट O के अबाउट, इस फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया टॉर्क क्या होगा? टॉर्क बताओ। मैग्नीट्यूड भी बताना है और ये भी बताना है कि क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज, बताओ। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। कितना होगा सभी लोग निकाल के दिखाओ, फॉर्मूला तो बता ही दिया। फॉर्मूला बता दिया, निकालो। चलो देखो मैं बता रहा हूँ, देखो सिंपल, मैं बोला था कि आर वेक्टर जो लेना है वो कहां से लेना है, जहां से इसके रिस्पेक्ट में मतलब जिस फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है उस फिक्स पॉइंट से शुरू करना है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक जाना है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां तक ना है, डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए ये लेंथ जो दिया हुआ है, ये पूरा लेंथ दिया हुआ है आपको 2 मीटर, पूरा का पूरा लेंथ दिया हुआ है इसका 2 मीटर, और यहां से यहां तक का लेंथ दिया हुआ है 0.5। सिंपल बात है कि अगर ऐसा है तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहां से यहां तक का लेंथ 1.5 मीटर। अब ये आर वेक्टर हो गया है ना, ये एफ वेक्टर हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तरीका तो यही है ना टॉर्क निकालने का। टॉर्क निकालने का तरीका क्या है, आर क्रॉस एफ
यानी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे आर। अच्छा आर क्या लेते हैं, जो फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट टॉर्क निकालने की बात की जा रही है, उस पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जहां पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट तक एक लाइन को ड्रॉ किया है, ये एक्सिस यानी फिक्स पॉइंट, वहां से इस पॉइंट तक जो लाइन मैंने मिलाया ये वाला, इस लाइन का लेंथ ये होता है, कितना हो जाएगा 1.5 इंटू एफ कितना है 10 इंटू साइन 30 डिग्री, कितना हो जाएगा टॉर्क, टॉर्क कितना हो जाएगा बताओ, टॉर्क हो जाएगा हमारा ये कट गया 15 इंटू 1/2 यानी कि 7.5 न्यूटन मीटर। देख रहे हो न्यूटन मीटर इसका यूनिट है, क्यों इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट न्यूटन, न्यूटन मीटर। अच्छा ये सेम ये यूनिट देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फोर्स का वर्क का यूनिट ऐसा ही, सेम एज वर्क, सेम एज यूनिट ऑफ वर्क कह सकते हैं, सेम एज यूनिट ऑफ वर्क कहा जा सकता है। ठीक है ठीक है, तो इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन क्या लग रहा है किधर की तरफ ये रोटेट करेगा, डेफिनेटली ये देखकर ही लग रहा है कि ये रॉड को रोटेट करवाएगा ऐसे। डायरेक्शन कैसे देते हैं, क्रॉस रॉड का डायरेक्शन देने के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल बताया भी था उसके बारे में, क्या बताया था कि मान लो कोई दो वेक्टर्स हैं, मान लो कोई वेक्टर है ए, एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने पर जो वेक्टर आता था वो उसका डायरेक्शन दोनों पर परपेंडिकुलर इधर की तरफ, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, इस पर ही परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर। कैसे दिखाते थे, राइट हैंड थंब रूल से, मतलब ये मान लो कि ये हाथ में बना रहा हूं, ये ऐसे पकड़ा, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, और थंब का जो डायरेक्शन वो क्या बता रहा होगा, वो बता रहा हूँ जो इधर की तरफ थंब है उधर की तरफ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, किधर से किधर उंगलियां घूम रही है देखो किधर, ए से बी की तरफ उंगलियां घूम रही है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन घूमने के लिए मुट्ठी बांधो, और ए और बी का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है उन ज्वाइनिंग पॉइंट के ऊपर रखो इसको, ऐसे रखना है कि ए से बी की तरफ उंगलियां घूमे छोटे एंगल से, तो इधर की तरफ अंगूठे का डायरेक्शन होगा वही होता है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। तो कैसा दिख रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी वैसा ही दिख रहा है देखो, आर से एफ पहले वाले से बाद वाले की तरफ घुमाते हैं, तो आर से एफ घुमाया, आर से एफ घुमाने पर क्या मिलेगा, डायरेक्शन देखो आर से एफ, ये हो गया आर, ये हो गया एफ, डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है, ठीक है। चलिए इसी वजह से सवाल करने से पहले टॉर्क का एक और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो टॉर्क का एक और एक्सप्लेनेशन, टॉर्क का फॉर्मूला लिखने का एक और तरीका, या टॉर्क को समझने का एक और तरीका देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये रॉड है, ठीक है, और ये जो रॉड है इस रॉड का ये पॉइंट फिक्स, ठीक है, ये पॉइंट फिक्स, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ इसके कलर को थोड़ा चेंज कर दूँ, कलर को, ठीक है, और इस पर एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इस तरीके से ऐसे, एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इस रॉड का जो लेंथ है वो एल है, पहले से दिया हुआ है, इस रॉड का लेंथ एल है,
रॉड का लेंथ L, यानी कि इस फिक्स्ड पॉइंट से जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, इस फिक्स्ड पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को मिलाने वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है उसका लेंथ जो है वो L है, और इससे मैं थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा दूंगा तो एक वेक्टर बन जाएगा, आर वेक्टर। हालांकि इसका मैग्नीट्यूड हमें जो लेना है, लंबाई हमें लेना है, वो कहां से कहां तक लेना है, बस यहीं तक लेना है ना, बस यहीं तक लेना है, ध्यान रखना है इसका। तो जहाँ फिक्स पॉइंट है उस पॉइंट से लेकर के फोर्स से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं लेना है, बाकी तो डायरेक्शन बता रहा है। ये डायरेक्शन हो गया फोर्स का। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स से लाइन ऑफ एक्शन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहा हूं। फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहा हूं। कहां से? यहाँ से। इस परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा, देखो। अगर ये थीटा है, ये L है, तो क्या मैं इसे L sin थीटा लिख सकता हूँ? यहाँ से आकर की लंबाई बताओ। नहीं पता पड़ रहा। अच्छा देखो ना, ये है 2 और इसे मान लो 1, ठीक है, तो नहीं हो गया। तो A इक्वल्स टू राइट एंगल ट्रायंगल से L sin थीटा, O इक्वल्स टू L sin थीटा नहीं हो गया? हो गया ना, O इक्वल टू L sin थीटा, होगा कि नहीं, है ना? स्टॉप हो गया, चलो देखो ना, नहीं लिख सकते हैं क्या? आई मीन देखो, साइन थीटा अगर होगा तो साइन थीटा वाला क्या लिखो, इसको अगर मैं मान लूं R परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं ना, तो साइन थीटा वाला लिख सकता हूं, R परपेंडिकुलर अपॉन L नहीं लिख सकता हूं, या इसको OA अपॉन L नहीं लिख सकता हूं, तो ही लिखा मैं। तो देखो ऐसा क्यों किया हूं मैं, देखो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, R F sin थीटा आया था। अगर मैं R sin थीटा को एक साथ कर दूं तो क्या मैं टॉर्क लिख सकता हूं, फोर्स गुना R परपेंडिकुलर लिख सकता हूं? इसका मतलब टॉर्क का एक और डिफिनेशन आ गया, फोर्स गुना क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of line of action of force from center, सेंटर से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नहीं देखो तो, सेंटर मतलब सेंटर कहने का मतलब क्या, एक्सिस या फिक्स्ड पॉइंट, है ना, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब अगर ये पता हो और ये पता हो तो डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप टॉर्क निकाल सकते हो, समझे? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर क्लियर हो जाएगा। इसे मान लो कि यही रॉड था, ठीक है, और ये फिक्स पॉइंट है, यहीं पर फिक्स कर दिया गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है, मान लो 6 मीटर, ये आपको दिया हुआ है 2 मीटर, फोर्स लग रहा है यहाँ,
ठीक है, कितना डिस्टेंस आप सब क्लियर कर दो। फोर्स लग रहा है यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ, और ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल आप मान लीजिए 37 डिग्री, मैं लिख देता हूँ साइन 37 डिग्री जो होता है वो होता है 3/5, ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है आपको 10 मीटर, ठीक है। तो टॉर्क निकाल सकते हैं, किसी के अबाउट जो पॉइंट ओ दिया हुआ है उसी के निकलेगा टॉर्क। बनाओ, देखो मैं बता रहा हूँ, कि देखते हैं कितना, किसका आंसर सही, चेक कर लीजिए। ये डिस्टेंस कितना होगा, 4 मीटर। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कैसे, ये मिल गया आपको आर, तो डायरेक्टली आप टॉर्क बराबर लिख ही सकते हैं, और ओ के बाद जो टॉर्क निकालना चाहते हैं वो बराबर लिखेंगे क्या, एफ 10 मीटर, आर 4 मीटर, साइन 37 डिग्री, 10 गुना 4 गुना 3/5 कितना है, 24 न्यूटन मीटर। बहुत लोग ये लेंथ ले रहे थे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिस फिक्स पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है वहीं से आर लेते हैं, तो आंसर इसका 24 मीटर होगा। अगर मान लो कि आप ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो, आप ये, तो ये डिस्टेंस निकाल लो, ये वाला कितना होगा, ये 4 है 37 है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा, 4 साइन 37 ही होगा ना, हो गया 4 साइन 37 होगा, 4 साइन 37 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो एक दूसरे तरीके से ये सवाल आता है बनाने के लिए, चलो एक उस तरह के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कभी कभी इस तरह का आएगा, देखो रॉड और इस रॉड पे ये पॉइंट फिक्स है हमेशा, मतलब जब पहले किया था एग्जाम्पल उसी तरह से ये पॉइंट फिक्स है यहाँ पे, और डेफिनेटली ये देगा तुमको क्या, आर देगा। तो फोर्स लग रहा है कुछ इस तरीके से, F, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये आर वाला डायरेक्शन हो गया। याद रखना है कि आर का डायरेक्शन ये है, एक्चुअल आर जो है वो यहाँ से यहाँ तक ही है आर, मतलब जो फिक्स पॉइंट है जिसके बाद रोटेशन निकाल रहे हैं, टॉर्क निकाल रहे हैं, उससे लेकर के जिस पॉइंट पर फोर्स लगा है उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही आ रहा है। इधर जो मैं दिखाया हूँ ये क्या दिखा रहा है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो डेफिनेटली ये एंगल थीटा होगा। और देखो तो ये फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर तो दिख नहीं रहा है किसी को, रॉड पर परपेंडिकुलर तो दिख नहीं रहा, आर पर परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा। अगर मैं इस फोर्स का 2 कंपोनेंट तोड़ दूं, मैं इस फोर्स का 2 कंपोनेंट अगर तोड़ूं, इस कंपोनेंट में तोड़ रहा हूं, आवाज आ रही है सबको, यस इस फोर्स का एक कंपोनेंट में तोड़ दूं ये, और इस फोर्स का एक कंपोनेंट तोड़ दूं मैं ये ऊपर, तो डेफिनेटली अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ cos थीटा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब अगर मैं पूछूं कि क्या
यहाँ पर F को चलो मैं पहले से डिसाइड कर लेता हूँ कि ये जो है वो x एक्सिस है और ये जो है वो y एक्सिस है। अगर मैं डिसाइड कर दिया पहले से, तो क्या मैं F को लिख सकता हूँ F cos थीटा i कैप प्लस F sin थीटा j कैप लिख सकता हूँ फोर्स का कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। R को क्या लिख सकते थे? R तो देखने में ही लग रहा है कि ये भाई R i कैप रहा होगा। R मैग्नीट्यूड और i कैप मतलब डायरेक्शन जो कि x की तरफ है, y कैप हम दिखा रहे हैं। तो R क्रॉस F यानी टॉर्क निकालेंगे तो क्या मिलेगा तुमको? R क्रॉस F होगा। इट इम्प्लाइज टॉर्क इक्वल टू R मतलब R i कैप क्रॉस F cos थीटा i कैप प्लस F sin थीटा j कैप लिख सकते हैं। yes, अब खुद से देखो किस टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताया भी होगा। आई क्रॉस आई क्या होता है? आई क्रॉस आई 0 होता है। तो ये टर्म तो हो जाएगी, ये और इसको मल्टीप्लाई करोगे मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप, तो ये टर्म हो जाएगा 0 और इसको करोगे ना तो डिफरेंट आएगा। मतलब क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा R F sin थीटा और उसके बाद I क्रॉस J जो होता है ना वो K कैप होता है। खैर तो वो अलग बात है, मैं मैग्नीट्यूड पर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। देखो तो ये आ रहा है। अच्छा तो F तो क्या इसमें cos थीटा वाला कहीं हिस्सा है क्या? नहीं, सिर्फ sin थीटा वाला है। तो इसको मैं लिख सकता था। देखो तो ये F sin थीटा क्या है? क्या F sin थीटा R पर परपेंडिकुलर वेक्टर है? देखो तो फोर्स का वो कंपोनेंट है जो कि R पर परपेंडिकुलर है। देखो तो ये F sin थीटा असल में फोर्स का वो कंपोनेंट है जो R पर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या मिला? इसका मतलब ये मिला कि हम लोग टॉर्क बराबर डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे कि R इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स on R vector on R vector लिख सकते हैं। टॉर्क के लिए ये भी आ गया। तो इसका एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देख लो, उसके बाद क्लियर हो जाएगी बात। देखो जैसे मान लो ये रॉड है, ठीक है, और ये इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है इस पर। ये पॉइंट फिक्स है डेफिनेटली। इस बार फोर्स ऐसे लग रहा है यहाँ पर। ये लेंथ दिया हुआ है आपको 8 मीटर। लेट्स कंसीडर कि ये है 4 मीटर। ये फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। और एक्चुअली इस फोर्स के बारे में आपको ये नहीं दिया हुआ है कि ये कितना है, सिर्फ आपको ये बताया हुआ है कि ये फोर्स इस तरीके से है कि इसका ये वाला कंपोनेंट जो है ना, ये बताया हुआ है। मैं बता दे रहा हूं। अगर ये F है, ठीक है, अगर ये F है तो डेफिनेटली ये हो जाएगा आपका R, तो ये हो जाएगा R वेक्टर, ये हो जाएगा आपका F वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल जानते हो क्या होगा? ये वाला, यानी कि ये या फिर ये, दोनों तो सेम ही है। दिख रहा है सबको? किस एंगल, कौन सा एंगल आपके काम का होगा? R और F के बीच का एंगल आपके काम का होगा। नहीं समझे? तुम लोग को दिया हुआ है क्या कि ये जो है, ये दिया हुआ है, ये है 37 डिग्री, ठीक है, और ये दिया हुआ है तुमको 20 न्यूटन। डेफिनेटली ये कौन सा कंपोनेंट होगा? ये दोनों जो दिख रहा है इसको मैं मान ले रहा हूं, मान लो कि ये F का वो कंपोनेंट है F1 और ये जो कंपोनेंट है F2 कंपोनेंट है। तो मैं साफ तौर पर लिख देता हूं कि F1 एंड F2 आर कंपोनेंट्स ऑफ
फोर्स एफ, इसके कंपोनेंट्स है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, मेनली इन दोनों का काम अब है। और असल में एफ नहीं दिया हुआ है तुमको, दिया हुआ F1। F1 दिया हुआ कितना 20 न्यूटन, और ये एंगल दिया हुआ है। तुम्हें बताना है कि यहाँ पर टॉर्क कितना प्रोड्यूस किया जाएगा। सवाल को बहुत ज्यादा मैं घुमा दिया हूँ। टॉर्क निकालना, तुम लोग टॉर्क निकाल के देखो। एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर आर तो निकल गया होगा आसानी से। आर कितना लेंगे? आर तो डेफिनेटली 4 होगा। ये 4 है तो बाकी 4 मीटर। आर तो निकल गया। फोर्स तो पता है नहीं, ये एंगल भी पता नहीं है, ये एंगल भी पता नहीं है, लेकिन अगर मैं ये निकाल लूँ ना तो हमारा काम हो जाए। कैसे निकलेगा? तो इतना तो तय है कि एफ, ये जो 20 होगा, हो रहा होगा एफ साइन कितना 37 डिग्री रहा F होगा। cos कॉस, F cos 37 हाँ कॉस 37 डिग्री रहा होगा। तो यहाँ से एफ बराबर क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई साइन कॉस 37 क्या होता है पता है? 4/5 4/5 होता है। तो 4 नीचे 5 ऊपर, क्या हो जाएगा 25। अब हमें तो ये चाहिए, F2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 25 साइन 37 डिग्री लिख सकते हैं। F2 बराबर क्या हो जाएगा 25 इंटू साइन 37 डिग्री कितना होगा 3/5, 15 न्यूटन आ गया। समझे कुछ? तो F2 तो निकल गया ना। अब बताओ टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क का साइन से निकाल सकते हैं अब हम लोग। फोर्स का वो कंपोनेंट निकल गया जो परपेंडिकुलर है, आर वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, वो कंपोनेंट निकल गया। तो F2 बराबर क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 15 इंटू 60, सॉरी 4 F2 नहीं, टॉर्क बराबर F2 थोड़ी निकलेगा, ये तो टॉर्क निकलेगा ना। टॉर्क बराबर क्या लिखेंगे फोर्स आर इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। आर कितना है 4 और फोर्स कितना है 15, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन। ये टॉर्क निकल गया। समझे कुछ कैसे निकला टॉर्क? अभी तक एक फोर्स की वजह से टॉर्क निकाल रहे थे, अभी कभी कभी सवाल आता है ना टॉर्क बहुत सारे फोर्सेस की वजह से निकालना। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट टॉर्क थोड़ा करते हैं, देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट टॉर्क। इस सवाल को तो अच्छे से देख लो सब लोग, तब इतनी दे रहा हूँ, देखो अच्छे से कैसे कैसे सवाल को बनाया। तो सॉल्व किया एक बार अच्छे से देख लो। देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। एक से ज्यादा फोर्स लग रहा हो तब टॉर्क कैसे निकाले? टॉर्क ड्यू टू मोर देन वन फोर्स, एक से ज्यादा फोर्स की वजह से टॉर्क कैसे निकलेगा? जैसे मान लो कि ये था तुम्हारा रॉड, इस तरीके से ये पॉइंट फिक्स है और टॉर्क लग रहा है इधर से ये रॉड पर ये फोर्स लग रहा है कितना डिस्टेंस पर? ये दिया हुआ है 2 मीटर, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। फिर इधर से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और फोर्स लग रहा है तो ये एंगल जो दिया हुआ है तुमको, ये फील्ड से 37 डिग्री दिया हुआ है। और ये भी लग रहा है, ये तुम्हारे तुम्हें मान लो कि ये 5 मीटर है, ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है। और एक फोर्स लग रहा है एस, ऐसे लग रहा है 5 न्यूटन। टोटल लेंथ दिया हुआ है पहले ही से
6 मीटर का, इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो, इसको F3 मान लो। तो बताओ टी नेट टॉर्क क्या होगा? ट्राई कर सकते हो। जैसे टॉर्क है वेक्टर क्वांटिटी, जोड़ते वक्त अगर जिसका मैग्नीट्यूड और जो एक ही डायरेक्शन वाला टॉर्क को जोड़ा जा सकता है, अपोजिट डायरेक्शन वाले को घटाया जा सकता है। चलो ये लॉजिक अगर पता है तो बनाओ, ट्राई करो सुनो। सबसे पहले इसकी वजह से निकालते हैं टॉर्क, सबसे वजह से इसकी वजह से ऐसा टॉर्क निकलेगा। सबसे पहले इसकी वजह से F1 की वजह से मैं टी नेट में किसका कंट्रीब्यूशन मानूंगा? इसकी वेक्टर क्वांटिटी है, F1 का कंट्रीब्यूशन मानूंगा, F2 का कंट्रीब्यूशन मानूंगा, F3 का कंट्रीब्यूशन मानूंगा। F1 का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? देखो तो मैग्नीट्यूड की बात करें F1 का, F1 की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना एंगल क्या लेंगे हम बताओ? 10 गुना 2 गुना साइन 30 डिग्री लिखो, सही है। और डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज होगा, डेफिनेटली होना चाहिए। नहीं समझ में आ रही बात? जस्ट देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए F1 की वजह से टॉर्क, उल्टा, ठीक है। प्लस F2 की वजह से, F2 किधर लग रहा है? इधर लग रहा है ना। अब देखो तो ये है F2 का लाइन, ये है R वाला लाइन, ये एंगल कितना होगा? 37 डिग्री। फिर से क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 इंटू कितना है, R कितना है? 4 इंटू साइन 37 डिग्री, यहाँ पर 37, यहाँ 37 डिग्री होना चाहिए था ना, 37 डिग्री, ठीक है भाई। और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज होगा। आवाज नहीं आ रही है क्या किसी को? सुन पा रहे हैं सही लोग? अच्छा चलो इसकी वजह से बात करते हैं, F3 की वजह से बात करते हैं। F3 की वजह से क्या है, ये तो डायरेक्टली दिख ही रहा है, तो 5 न्यूटन है तो 5 इंटू द डिस्टेंस है 6 इंटू साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये साफ तौर पे दिख रहा है कि दोनों के बीच का एंगल, मतलब अगर इसके लिए R में ड्रॉ करूंगा तो R वेक्टर कैसा होगा? ऐसा होगा। F वेक्टर कैसा होगा? ऐसा होगा। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ सोल्व कर सकते हैं इसको नेट टॉर्क निकालने के लिए? यस सर। कैसे निकलेगा नेट टॉर्क? 10 गुना 20 इंटू साइन 30 डिग्री, यानी कि ये 10 ही होगा एंटी क्लॉकवाइज, प्लस 5 इंटू 4 इंटू साइन 37 डिग्री, पता है ना, 3/5 कट तो जाएगा, 5 5 बचेगा क्या? 12, तो 12 आया, लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, प्लस 30 एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन जुटेगा, कौन दोनों जुट जाएगा, कौन घटेगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये और ये जुट जाएगा, और ये जो उल्टा है जिसका डायरेक्शन को माइनस मान लो, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 40 माइनस 12, यानी कि 28 न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन क्या होगा? कौन डोमिनेंट है? एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। पल्ले पड़ा कुछ? क्या किसी को कुछ पल्ले पड़ा? कैसे निकाले? सबकी वजह से बारी बारी सबका निकाल लो और वेक्टर सम ले लो। समझ में आ रहा है? बोलो, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलो सर कोई दिक्कत नहीं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अलावा कोई डायरेक्शन हो सकता है? क्लॉकवाइज वाले को अगर किसी एक को पॉजिटिव मानेगा तो दूसरे को निगेटिव मानोगे, तो अपने से डिसाइड कर लो किसको पॉजिटिव किसको निगेटिव।
यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा लग रहा है, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया, क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लिया। समझे कुछ? तो डेफिनेटली अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को जोड़ना होगा तो असल में वो दोनों क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे, जोड़ेंगे तो नहीं। समझे कुछ? यस। हाँ, तो इस तरीके से डील करेंगे जब बहुत सारे रहेंगे। अच्छा मान लो जब नेट टॉर्क जीरो होता है, मतलब एक एक होता है इक्विलिब्रियम पढ़े हो तुम लोग, एक मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़े हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो। एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जब ऑब्जेक्ट पर नेट टॉर्क हो जीरो। मतलब दो तरह का इक्विलिब्रियम पढ़े, एक तरह का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम मतलब एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एफ नेट जो ऑब्जेक्ट पर लग रहा है ना वो जीरो। और एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब नेट टॉर्क जो लग रहा है वो जीरो। तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? तो जो ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि वो ट्रांसलेशनल रोटेशनल इक्विलिब्रियम। प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों में है। समझ में आ रही बात? इस बात को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर टॉर्क वगैरह में यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को छोड़ देता हूँ, कुछ क्वेश्चन वगैरह भेज देता हूँ टॉर्क का रिलेटेड, बड़ा सारा क्वेश्चन है, वो सब ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में मैं जब 11th का जो होगा मंगलवार ट्यूजडे के दिन 11th वाला क्वेश्चन जो पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग और भी बेहतर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन भेज देते हैं, सोल्व करो और उधर से सेंटर ऑफ मास बनाते रहना। सेंटर ऑफ मास खत्म कर दो जल्दी से बनाकर, सेंटर ऑफ मास का मैक्सिमम पोर्शन में पढ़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑल ऑफ यू।